गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एनके भार्गव और भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किए थे और वो था हमारा एड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, पूरे सीक्वेंस में वीडियो पड़ी हुई है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नीट एग्जामिनेशन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज हम लोग जनरली चर्चा करने वाले हैं कैंसर क्या होते हैं और ये कैंसर कैसे कॉज होते हैं और इस कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सारे पहलुओं पर आज हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक कैंसर। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ये सभी हम जानते हैं। हमारे बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं और इन सारे सेल्स में एक नॉर्मल फंक्शन होता है सेल डिवीजन करने का। सेल डिवीजन करने का बोले तो एक से ज्यादा, एक सेल है वो डिवाइड करके आपस में दो सेल, फिर 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, ऐसे नॉर्मल सेल डिवीजन का प्रोसेस हमारे बॉडी में होते रहते हैं। अगर हमारे बॉडी में ये सेल डिवीजन का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, अगर ये किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन होने लगेंगे, यानी एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लगेंगे, जिसके वजह से आपके बॉडी में कहीं भी किसी भी रीजन में ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पे नोड्यूल्स, गांठ बन जाते हैं और जब ये एक जगह से दूसरे जगह ब्लड के माध्यम से प्रोलिफरेट करते हैं तो वो जो है कैंसर का फॉर्म ले लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि कैंसर कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ये ऐसा डिजीज नहीं है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाला, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से या टच में होने की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कैंसर, ये पहली बात की, ये आपको इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ये एक आपके ही बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह फैलने वाली बीमारियां है और ये ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। तो आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। तो अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में चर्चा करें कि कैंसर कहते किसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में कहीं भी अगर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने की वजह से जब ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है और इस ट्यूमर का जब प्रोलिफरेशन होने लगता है, मेटास्टेसिस होने लगता है, एक जगह से दूसरे जगह भी उसी तरह का ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं कैंसर। हमारे बॉडी में जनरली हर जगह आप देखे होंगे, कहीं पे मोल्स, कहीं पे गांठ और कहीं कहीं मसा वगैरह तिल टाइप के स्ट्रक्चर हर जगह हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली में ये सब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सारे कैंसर कॉज नहीं कराते हैं। कैंसर तभी हो सकता है जब इनका प्रोलिफरेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा कि कैंसर क्या होते हैं और इसको हम लोग डिटेल्स में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन इसका समझना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि एन अनकंट्रोल्ड और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स विदाउट एनी differentiation is called कैंसर। अगर एक शब्द में इसका हम लोग डेफिनेशन कहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जब आपके बॉडी में अनकंट्रोल्ड फॉर्म में, अनकंट्रोल समझ रहे ना, जब नॉर्मल सेल डिवीजन की जब प्रोसेस होती है, अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन लगे और साथ साथ उनका प्रोलिफरेशन भी होने लगे, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से वो सेल का ट्रांसमिशन होने लगे, जिसमें डिफरेंशिएशन ना होता हो, डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेक डाउन ना होता हो, एक से दूसरे में डिवाइड ना होता हो, सिर्फ वहां पे जाके वो जमा हो जाए और जमा होकर वो ट्यूमर्स का फॉर्म ले ले, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैंसर। तो आई होप आप लोग डेफिनेशन समझ रहे हैं कि कैंसर किसे कहते हैं। और इसको सेकेंड लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ मास ऑफ सेल is called tumor, and when tumor is and then tumor is proliferated from one body part to another body parts, that is called cancer.
दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि जब आपके बॉडी में अनकंट्रोल्ड रूप से जब सेल्स का ग्रोथ होने लगे तो वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है, और जब इन ट्यूमर का मेटास्टेसिस होने लगे यानी प्रोलिफरेशन होने लगे, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाना लगे और वहां भी सेम स्ट्रक्चर ट्यूमर्स बनने लगे, तब वो कैंसर जरूर कहते हैं हम लोग। तो ये आई होप आप लोग डेफिनेशन को क्लियर है। अब दूसरी चीज इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपके कैंसर सेल होते हैं, इन कैंसर सेल का और हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम लोग कैंसर सेल को देखें और हमारा जो नॉर्मल सेल है, अगर हम लोग इनमें अंतर करना हो तो कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कैंसर सेल की और नॉर्मल सेल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है नॉर्मल सेल की, कि उनमें कंटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या बताया मैंने, कंटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी। अब कंटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चा, कि अगर नॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है हमारे बॉडी में, अगर दो सेल आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, टच कर लेते हैं, तो वहां पे सेल डिवीजन होना स्टॉप हो जाता है। इसी को बोलते हैं इनहिबिट कर देना, यानी सेल डिवीजन वहां पे रुक जाता है। लेकिन जो आपके कैंसर सेल होते हैं उनमें कांटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो लॉस्ट कर जाती है। तो अगर नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिटेशन अगर सेल में कांटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी है तो हम मानते हैं कि वो नॉर्मल सेल है। अगर उसमें कांटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी लूज कर जाती है, अगर दो सेल आपस में कांटेक्ट में भी आते हैं और टच होने के बावजूद भी उनमें सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे वो एक्स्ट्रा सेल ऑफ मास बना लेता है, यानी ट्यूमर्स का फॉर्म ले लेता है। और वही ट्यूमर्स का जब मेटास्टेसिस होना शुरू हो जाता है तो कैंसर बन जाता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी नॉर्मल सेल और आपके कैंसर सेल में। तो कुछ ऐसे इसको हम लिख सकते हैं कि कैंसर सेल्स lost the property of contact inhibition। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली ये है कि कंटेक्ट इनहिबिटेशन क्या होती है। दैट इज contact with other cells inhibit the uncontrolled growth। तो ये नॉर्मल चीज होती है जो आपके कैंसरस सेल में देखने को नहीं मिलती है, यानी कंटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी उनमें लॉस्ट कर जाती है। ये बात आप याद रखेंगे, कंटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके कैंसर सेल होते हैं, इस कैंसर सेल के पास में एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा, तो ये प्रॉपर्टी होती है आपके कंटेक्ट इनहिबिटेशन की, ये वाली प्रॉपर्टी। जब कंटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी लॉस्ट कर जाएगी तो वो आपके बॉडी में ट्यूमर्स का फॉर्म ले लेंगे जिससे कैंसर बनता है। अब यहाँ पे कंटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि कंटेक्ट विथ अदर सेल्स। अगर दो सेल आपस में कंटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में जो आपके कंटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी होती है उसके वजह से वहां पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही दो सेल, मान लीजिए कि एक सेल है और ये दूसरा सेल है, जब दोनों ग्रोथ कर रहे अगर आपस में कंटेक्ट में आते हैं, जैसे ही टच हुए तो इनके बीच में सेल डिवीजन जो है रुक जाता है। अगर सेल डिवीजन नहीं रुका तो यहाँ पे बहुत बड़ा गांठ बन जाएगा जो ट्यूमर्स का फॉर्म ले लेता है, और वही ट्यूमर्स कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल सेल के पास में कंटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ रुक जाता है, और जो आपके कैंसर सेल होते हैं इनमें कंटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। अगर हम लोग इनके सेल्स को अगर पेट्री प्लेट में लेके अगर समझने की कोशिश करें, अगर डिटेल से इसको समझे तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो अगला हमारा पॉइंट ये है कि इसमें कैसे दिखाई पड़ते कंटेक्ट इनहिबिटेशन प्रॉपर्टी को। अगर हम लोग इमेज के माध्यम से समझे तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए
एक तरफ हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका नॉर्मल सेल, और जो दूसरे तरफ दिख रहे हैं ना, ये हो गया कैंसर सेल। इमेजिनेशन की, एक नॉर्मल सेल है, दूसरा कैंसर सेल है। ये मान लीजिए आपका कोई सेल है, यहां पे मान लीजिए कि सेल का ग्रोथ हो रहा है, इधर से भी ग्रोथ हो रहा है, इधर से भी ग्रोथ हो रहा है, इधर से भी सेल का ऐसे ग्रोथ हो रहा है, ऐसे ग्रोथ हो रहा है। अब जैसे ही यहां पे दो सेल आपस में कांटेक्ट में आए, तो जब दो सेल आपस में टच हो गए तो मतलब क्लियर हो गया कि यहां पे आपको और एक्सेस सेल डिवीजन नहीं करना है, मतलब ये अपने कांटेक्ट इनविटेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी हो गई कि जैसे ही दो सेल आपस में कांटेक्ट में आए, यहां पे क्या हो गया, आपका अनकंट्रोल ग्रोथ रुक गया, यानी सेल डिवीजन होना स्टॉप हो गया। वहीं अगर कैंसर सेल के केस में देखें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका नॉर्मल सेल हो गया, इस तरह से सेल डिवीजन हो रहा है, इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिनेशन के सेल डिवीजन हो रहा है, यहां पे दो सेल आपस में कांटेक्ट में आए, लेकिन इन दोनों सेल के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी यहां पे सेल डिवीजन होता रहा, ऐसे सेल डिवीजन यहां पे होता रहा। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि ये कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर दिया, यानी यहां पे दो सेल आपस में कांटेक्ट होने पे क्या हो गया, आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन स्टॉप हो गया। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं कि सेल डिवीजन आपको जारी है और ये ट्यूमर्स का फॉर्म ले लिया। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये आपके जो हो गया कैंसर सेल। तो देख सकते हैं कि यहां पे एक तरफ है नो कांटेक्ट इनहिबिशन, एक तरफ कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नहीं है, और ये जो दिखा रहा है ये हो गया आपका ट्यूमर्स। और दूसरे तरफ जो आप देख रहे हैं यहां पे कांटेक्ट इनहिबिशन है, जैसे ही यहां पे कांटेक्ट हुआ दो सेल आपस में, उसके बाद जो है यहां पे सेल डिवीजन स्टॉप हो गया। तो ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी है कैंसर सेल नॉन सेल, कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है, कैंसर सेल के पास में कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, और जो आपके नॉर्मल सेल होते हैं उनके पास में कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से दो सेल जब आपस में टच में आते हैं तो वहां पे सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है और नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या है। तो इस आधार पे जो ट्यूमर्स बन रहा है, तो ट्यूमर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ट्यूमर कह सकते हैं कि एक तरह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ मास ऑफ सेल्स होता है। अगर हम लोग ट्यूमर्स को डिफाइन करें यहाँ पे कि ट्यूमर्स कहते हैं किसे, ये जो ट्यूमर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ये ट्यूमर्स का अगर हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि द रिपीटेड डिवीजन of the cancerous cells form a large mass of cells called tumors। तो अगर आपका रिपीटेड डिवीजन होता हो, एक से ज्यादा बार डिवीजन होता है, डिवीजन होते जा रहा है, सेल डिवीजन होते जा रहा है, तो ये जो है आपके कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये एक्चुअली में एक लार्ज मास ऑफ सेल्स होते हैं, और इसे हम लोग ट्यूमर्स के नाम से जानते हैं। अब बात ये है कि आपके ट्यूमर कितने तरह के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दो तरह के ट्यूमर होते हैं, बेनिग्नाइन ट्यूमर, और दूसरा जो ट्यूमर होता है उसे बोलते हैं हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। किसको हम लोग, अब बताया मैं आपको कि आपके बॉडी में हर बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं आपको इस तरह के ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन होते मिलता ही है। आपके बॉडी में कहीं भी मोल्स मिल जाते हैं, तो क्या ये सारे कैंसर हो सकते हैं? नहीं, सारे कैंसर नहीं होते, सारे ट्यूमर आपके डेंजरस नहीं होते, कुछ ही डेंजरस होते हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग बात करें कितने तरह के आपके ट्यूमर सेल होते हैं, दो तरह के ट्यूमर होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ ट्यूमर।
अब हम लोग बात करेंगे ट्यूमर कितनी तरह के होते हैं। तो ट्यूमर जो होते हैं आपके जनरली दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि ट्यूमर कितने तरह के होते हैं और इन ट्यूमर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दो तरह के आपके ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। एक पहला जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर, और दूसरा जो हमारा ट्यूमर से बेनिग्नाइन ट्यूमर। दो तरह के ट्यूमर होते हैं। पहला ट्यूमर हो जाएगा आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर, और दूसरा जो हमारा ट्यूमर जिसको बोलते हैं हम लोग बेनिग्नाइन ट्यूमर। बेनिग्नाइन ट्यूमर। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहली चीज बता दूं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर और ये क्या बेनिग्नाइन ट्यूमर में दोनों में अगर देखा जाए ज्यादा डेंजरस कौन होता है, तो जो आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये मोर डेंजरस होता है, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में जनरली देखने को मिलते हैं कि इनका मेटास्टेसिस होता है, यानी इनका प्रोलिफरेशन होता है हमारे बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड में, और ये एक जगह से दूसरे जगह फैल सकते हैं, यानी एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में इनका एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। जो आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये मोर डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब ये डेंजरस कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपका है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ऐसे कैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसे 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 डिफाइन कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, क्योंकि इनका प्रोलिफरेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये मोर डेंजरस हुआ, विच ग्रो वेरी रैपिडली invading and damaging the surrounding normal cell. नॉर्मल सेल्स। अब देखिए ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये मोर डेंजरस होता है। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर मोर डेंजरस क्यों हुआ मैलिग्नेंट ट्यूमर से, तो इसके पीछे कारण ये है कि आपके जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, इस मैलिग्नेंट ट्यूमर का प्रोलिफरेशन जो होता है बहुत ही फास्ट होता है, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत जल्दी जल्दी जो है ब्लड के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये आसपास के जो नॉर्मल सेल होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं किसी भी पार्ट ऑफ स्किन पे मान लीजिए इस तरह का ट्यूमर हो गया जो कि जिनका प्रोलिफरेशन होता है, मान लीजिए मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो वो जिस पार्ट पे वो हुआ है मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है, वो आसपास के जितने भी नॉर्मल सेल हैं उन सारे सेल्स के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको इन्वेड करता है, अटैक करता है, और सारे के सारे न्यूट्रिशन खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके अगले बगल के सेल का जो होता है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है, डेड कर जाते हैं। इस तरह से ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। अगर कुछ ऐसे समझे फिगर के माध्यम से, जैसे इमेजिनेशन कीजिए, अच्छा थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं उसके बाद थोड़ा डिटेल में हम आपको समझाएंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, कि वैसे ट्यूमर जिनका प्रोलिफरेशन जो होता है बहुत फास्ट होता है, जो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है और अपने आसपास के नॉर्मल सेल को इन्वेड करता है, डैमेज करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरा हमारा बेनिग्नाइन ट्यूमर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि these do not spread to other parts of the body। दोनों मेन डिफरेंस यही है कि जो आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो सकते हैं, इनका प्रोलिफरेशन होता है, जबकि बेनिग्नाइन ट्यूमर केस में इनका स्प्रेड नहीं होता है, वो जिस पार्ट पे लोकलाइज होते, जिस पार्ट पे रहते हैं वहीं पे ही रहते हैं। ये आगे इनका जो है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं मेटास्टेसिस नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकते, दिस कॉज लिटिल डैमेज। क्योंकि अब होता क्या है, जहां भी इस तरह के ट्यूमर होंगे, चाहे वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो चाहे बेनिग्नाइन ट्यूमर है,
बेनिग्नाइन ट्यूमर है, अगर मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट पे तो वहां पे क्या करता है, वो अगर मास अगर ज्यादा रहेगा तो वो वहां के नर्व्स को, वहां ब्लड वेसल्स को सप्रेस करता है। अगर सप्रेस करेगा तो वहां पे आप पेशेंट को पेन हो सकता है, कोई नर्व्स दब जाएगा तो बहुत एक्सट्रीम पेन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये भी आपको परेशानी कर सकता है, लेकिन उतना परेशान नहीं है जितना कि आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर करता है। तो ये दोनों को बाद में याद रखेंगे कि इनका जो है मेटास्टेसिस होता है, इनका मेटास्टेसिस नहीं होता, इनका प्रोलिफरेशन नहीं होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनिग्नाइन ट्यूमर में डिफरेंस क्या है। दो तरह के ट्यूमर हुए, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनिग्नाइन ट्यूमर। एक जिनका फास्ट रैपिडली ग्रो करता है और दूसरा जो कि स्प्रेड नहीं करता है, वो लोकलाइज्ड रहता है, तो उसे हम लोग बेनिग्नाइन ट्यूमर बोलते हैं। अगर हम लोग इमेज के माध्यम से समझें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए है तो दोनों ट्यूमर, प्रॉब्लम तो दोनों क्रिएट करेंगे, लेकिन जो आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये जल्दी प्रोलिफरेट करते हैं और इनसे ज्यादा समस्या देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इमेजिनेशन कीजिए आपका सेल हो गया ये आपके स्किन के ऊपर, ये आपके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, यानी मोर सेल डिवीजन हुआ और यहां पे ये ट्यूमर बन गए, ये यहां पे ट्यूमर बन गए। ये आपके हो गए मैलिग्नेंट ट्यूमर। इमेजिनेशन कीजिए आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, क्योंकि ये आपके कोई बॉडी पार्ट्स में हो सकते हैं, तो वहां पे नीचे आपके ब्लड वेसल्स जरूर होंगे न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए। तो अगर मान लीजिए कि इनका प्रोलिफरेशन हो जाए और ये हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाए, इमेजिनेशन कीजिए आपका ब्लड वेसल्स है, तो अगर इनका प्रोलिफरेशन होके टूट टूट के ब्रेक डाउन होके इनका सेल अगर ये हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाए, तो ये ब्लड वेसल्स में आ जाते तो दूसरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड जाता है वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, तो उनका जो है मेटास्टेसिस वहां पे भी हो जाता है और वो जहां भी जाएंगे वो दूसरे सेल्स में भी ऐसे कैंसरस सेल्स को क्या कर सकते हैं, एक्युमुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहां भी इस तरह का ट्यूमर बन जाता है। तो पहली चीज क्या है कि इनका मेटास्टेसिस देखने को मिलता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, ये इनका ब्रेक डाउन होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और ये जब दूसरे बॉडी पार्ट्स को जाकर न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, तो उनके साथ में कैंसरस सेल भी जाते हैं, वहां पे एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां भी आपके ट्यूमर कॉज हो जाते हैं। तो जनरली ये देखने को मिलते हैं मैलिग्नेंट में। जो कि बेनिग्नाइन में देखा जाए तो ये भी तो ट्यूमर है और ये भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा अमाउंट सेल ऑफ मास होते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ मास सेल होते हैं, लेकिन इनमें अच्छी बात यह है कि इनका स्प्रेड नहीं होता है, ये जिस बॉडी पार्ट में रहते हैं वहीं पे रह जाते हैं, इनका आगे जो है मेटास्टेसिस नहीं होता है। लिख सकते हैं कि डज नॉट स्प्रेड। जैसे कि एग्जांपल में आप मोल्स ले सकते हैं, जो आपके मोल होता है वो वहीं पे रह जाता है, वो आगे ग्रोथ नहीं करता है, तो वो आपके एक बेनिग्नाइन ट्यूमर हो गया। तो आप समझ रहे हैं, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो ये दो तरह के आपके ट्यूमर से लोग, एक क्या नाम है, मैलिग्नेंट ट्यूमर और दूसरा बेनिग्नाइन ट्यूमर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। तो आपको यहाँ पे दो तरह के आपके ट्यूमर का हम जो है चर्चा कर चुके, एक पहला मैलिग्नेंट, दूसरा बेनिग्नाइन। अब हम लोग जानेंगे कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर डेंजरस है तो क्यों है, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें मेटास्टेसिस होता है। तो बात ये कि अब हम लोग पढ़ेंगे मेटास्टेसिस कहते किसे हैं। मेटास्टेसिस कहने का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके कैंसर सेल का ब्रेक डाउन होके आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है और ये एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर होता है और वहां पे जाके फिर से वही कैंसर कॉज कराता है, वहां पर ट्यूमर कॉज कराता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो एक छोटा सा पॉइंट है, समझ लेंगे मेटास्टेसिस कहते किसे, पॉसिबल हो तो इसका नोट डाउन कर लेंगे। सॉरी,
मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? तो हम जानेंगे कि मेटास्टेसिस कहने का मतलब क्या होता है। तो कह सकते हैं कि द स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर टू डिफरेंट parts of the body through blood। कह सकते हैं कि जो आपके ट्यूमर सेल है उसका एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक अगर ट्रांसफर होता है, स्प्रेड होता है ब्लड के माध्यम से, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस जो है ट्यूमर का सबसे डरावना रूप होता है, मोस्ट फियर्ड पार्ट होता है। अगर आपके ट्यूमर में मेटास्टेसिस होना शुरू हो जाए, जब तक मेटास्टेसिस, चूंकि पहले से अगर आपको मान लीजिए कि ट्यूमर का अगर आपका समस्या है, अगर इस तरह कुछ केस है, कुछ शिकायत है, तो पहली चीज तो आपको डॉक्टर से आके मिलना चाहिए। अगर कहीं भी बॉडी पार्ट में इस तरह का आपका सेल ग्रोथ मास अगर दिन पर दिन बड़ा होते जा रहा है, तो पहली चीज ट्यूमर्स है। तो आपको सबसे पहले ऑन्कोलॉजिस्ट जो आपके डॉक्टर होते हैं उनसे, या स्किन के डॉक्टर होते हैं उनसे पहले मिलना चाहिए, उनको कंसल्ट में रहना चाहिए। अगर उनका मेटास्टेसिस होने लगे, उस तरह का सिचुएशन फिर दूसरे बॉडी पार्ट में भी देखने को मिले, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होता है, क्योंकि वो कैंसर कॉज कराता है। एक्चुअली में उसका मेटास्टेसिस वहां शुरू हो चुका होता है। तो लिख सकते हैं कि मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, यही इसकी पहचान है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, कि उसका मेटास्टेसिस होना शुरू हो जाता है। अगर उसका मेटास्टेसिस शुरू हो जाता है तो हम मानते हैं कि वो कैंसर कॉज हो गया या कैंसर हो गया उस पेशेंट को। तो पहली एक प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़े हाल फिलहाल में कि उसके पास में कांटेक्ट इनहिबिशन। हमने डिफरेंस किया कि कैंसरस सेल और नॉन कैंसरस सेल में, नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या है। तो मैं बता दें कि इसके पास में एक प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल की वजह से, हम लोग कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। अगर कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है नॉर्मल सेल, तो वो नॉर्मल है। अगर उसमें कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है तो वो ट्यूमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ट्यूमर बेनिग्नाइन और मैलिग्नेंट दो तरह के हम अभी चर्चा कर चुके हैं। एक दूसरी भी प्रॉपर्टी होती है जो कि नॉर्मल सेल से कैंसर सेल को डिफरेंशिएट करता है, और ये दूसरी प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं हम लोग टेलोमेरेज एक्टिविटी। अगर नॉर्मल सेल के पास में एक प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल एक फंक्शन देखने को मिलते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग टेलोमेरेज एक्टिविटी, और जो आपके कैंसरस सेल में होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी लॉस कर जाती है। अब होता क्या है कि जो आपके सेल्स होते हैं उस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर में आपके क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ये क्रोमोसोम के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम के दो एंड होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं टीलोमियर। अगर और नॉर्मल सेल में क्या होता है कि जब जितना बार आपका ये सेल डिवीजन होता है उसका टीलोमियर थोड़ा थोड़ा डैमेज होने लगता है, ताकि ये एक नॉर्मल सेल डिवीजन करने के बाद 10 to 12 टाइम्स 20 टाइम्स में भी, वो तो नॉर्मल सेल पे डिपेंड करता है कितने टाइम सेल डिवीजन कर सकता है। उसके बाद 10 to 12 20 टाइम्स के बाद वो नॉर्मल सेल डिवीजन होना उसमें स्टॉप हो जाता है। तो ये नॉर्मल सेल का मैकेनिज्म होता है। लेकिन जो आपके कैंसरस सेल होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन करता रहता है, और ये सीक्वेंस इसमें चलता ही रहता है, जिसकी वजह से उसमें ट्यूमर कॉज हो जाता है। तो हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे जिसे बोलते हैं टेलोमेरेज एक्टिविटी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। बच्चा इस पे क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो मेटास्टेसिस देख लेंगे ध्यान से, और कितने तरह के ट्यूमर होते हैं उसके बारे में ध्यान से देख लेंगे। तो दूसरी जो हमारा प्रॉपर्टी है इसे बोलते हैं हम लोग टेलोमेरेज एक्टिविटी। क्या होता है टेलोमेरेज एक्टिविटी? जस्ट आपको बताया कि जब टेलोमेयर का जो एंड होता है अगर वो हर एक सेल डिवीजन के बाद डैमेज होता है, तो होता क्या है कि एक नॉर्मल सेल डिवीजन करने के बाद उसमें जो है स्टॉप हो जाता है सेल डिवीजन का प्रोसेस। लेकिन आपका टेलोमेरेज एक्टिविटी जब चलता ही रहे तो उसके वजह से ट्यूमर हो जाता है, और वो ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग लिखेंगे टेलोमेरेज एक्टिविटी।
टेलोमेरेज एक्टिविटी, ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग कैंसर सेल से नॉर्मल ह्यूमन सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझा रहा है कि एक तरफ है आपके नॉर्मल ह्यूमन सेल, ये हो गए आपके नॉर्मल ह्यूमन सेल। नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर ये जो है आपको मान लीजिए ये इसका हो गया सेल, और सेल के अंदर जो हो गया ये हो गया इसका क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम का जो ये देख रहे हैं ना, ये इसका दोनों एंड हो गया, PNQR बोलते हैं इसे हम लोग, ये दोनों इसका एंड हो गया। अब होता क्या है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA RNA वगैरह पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर इसका जीन होता है। अब होता है कि नॉर्मल सेल डिवीजन के बाद, जैसे मान लीजिए एक सेल है, इस सेल में जब सेल डिवीजन होगा तो इस एक सेल से 2 सेल बनेंगे, तो उसमें भी सेम चीज होता है, कुछ इस तरह से आपके सेल बनेंगे, और सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही आपके क्रोमोसोम देखने को मिलता है, उसमें भी सेम चीज आपको टीलोमियर देखने को मिलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों एंड, इसे टीलोमियर बोलते हैं, ये दोनों एंड को टीलोमियर, जैसे PNQR भी बोलते हैं। तो नॉर्मल सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, ये मान लीजिए कि सेल है, तो इस सेल का सेल डिवीजन हुआ, तो नॉर्मल सेल डिवीजन के बाद छोटा छोटा पार्ट जो है थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम का आकार है, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है, कुछ इस तरह से ये क्रोमोसोम का आकार धीरे धीरे क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। नॉर्मल सेल के देखने को मिलते हैं। मान लीजिए यहाँ भी है, फिर यहाँ भी नॉर्मल सेल डिवीजन हुआ, तो फिर से वही सेम चीज बनेगा, ये आपके हो गए टीलोमियर, क्रोमोसोम में सेम चीज टीलोमियर हो गए। तो हर एक बार सेल डिवीजन होने के बाद ये नॉर्मल फंक्शन देखने को मिलता है कि टीलोमियर का साइज जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी होती है ये नॉर्मल ह्यूमन सेल में जनरली देखने को मिलती है। नॉर्मल ह्यूमन सेल में जनरली ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितने बार सेल डिवीजन हो सकते हैं, क्योंकि हर बार सेल डिवीजन करने के बाद जो है ये आपका टीलोमियर जो एंड होता है वो धीरे 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 छोटा होता जाता है। तो जनरली देखा जाता है नॉर्मल ह्यूमन सेल जो है 10 टाइम्स सेल डिवीजन करके ये जो होता है स्टॉप हो जाता है, कभी कभी 20 टाइम्स भी होता है। ये सेल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है किस तरह का सेल है। तो नॉर्मल ह्यूमन सेल में ये सीरीज देखने को मिलता है कि एक बार सेल डिवीजन फिर छोटा हो गया, फिर दूसरा बार सेल, फिर उसका क्रोमोसोम का जो टीलोमियर एंड है वो छोटा होता हो गया, और इस तरह से करते 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 10 से 12 बार सेल डिवीजन करने के बाद वो माइटोसिस करने के बाद स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ट्यूमर या कैंसर कॉज नहीं होता है। लेकिन जो आपके कैंसर वाले सेल होते हैं उसमें क्या होती है, तो कैंसर वाले सेल में जस्ट इसके अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके नॉर्मल ह्यूमन सेल थे, तो ये आपके हो गए कैंसर सेल, ये हो गए आपके कैंसर सेल। कैंसर सेल जो होता है एक्चुअली में इमोर्टल लाइन बनाता है। इमोर्टल मतलब ये नहीं मरता है, यानी ये डैमेज नहीं होता है, जिंदा रहता है हमेशा, यानी जितना बार सेल डिवीजन करना चाहे ये हर बार सेल डिवीजन कर सकता है। जबकि ये जो है नॉर्मल ह्यूमन सेल ये मोर्टल लाइन बनाता है। मोर्टल लाइन कहने मतलब क्या होता है कि नॉर्मल सेल डिवीजन 10 से 12 बार करने के बाद ये स्टॉप हो जाता है, जो कि कैंसर सेल हमेशा सेल डिवीजन करते ही रहता है। इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे एक एंजाइम है टीलोमेरेज एंजाइम, ये टीलोमेरेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो टीलोमेयर का जो एंड है वो छोटा नहीं हो पाता, वो डैमेज नहीं हो पाता, हर बार रिकवर हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये सेल डिवीजन करते जाता है, मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन करते जाएगा, और इसमें ये टीलोमेरेज एक्टिविटी चलती रहती है। तो ये जो नॉर्मल ह्यूमन सेल देखने को मिलते हैं, तो इसमें भी सेम चीज देखेंगे। ये आपके क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम के दोनों एंड को हम लोग टीलोमियर बोलते हैं, और ये टीलोमियर में भी सेम चीज ये देखने को मिलती है कि सेल डिवीजन होगा यहाँ पे। लेकिन सेल डिवीजन होगा तो, लेकिन जो टीलोमियर का साइज है वो हमेशा जस के तस बना रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि टीलोमेरेज एंजाइम फंक्शन करता रहे, फिर ये भी अपना सेल डिवीजन करता रहेगा, मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन होते रहेगा, और इसमें इमोर्टल सेल लाइन बनेगा। जबकि इसमें जो है आपका मोर्टल सेल लाइन देखने को मिलते रहते हैं। तो ये क्या कर सकता है बच्चा, ये मल्टीपल सेल डिवीजन कर सकता है, मल्टीपल
सेल डिवीजन, जिसकी वजह से इसमें ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है आपके नॉर्मल ह्यूमन सेल और कैंसर सेल में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लोग आगे बात कर सके, इस पे डिटेल्स चर्चा करेंगे कि आगे इसमें डिफरेंस क्या है, आगे हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और कैंसर किस किस वजहों से देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि टीलोमेरेज एक्टिविटी क्या होते हैं। पहली प्रॉपर्टी पर चर्चा कर चुके। पहली प्रॉपर्टी थी आपको कांटेक्ट इनहिबिशन, जिसकी वजह से जो आपके नॉर्मल सेल हैं वो जो है सेल डिवीजन करने से स्टॉप हो जाता है, और जो आपके कैंसरस सेल होते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टीपल सेल डिवीजन करते रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए टीलोमेरेज एक्टिविटी, जिसमें नॉर्मल ह्यूमन सेल जो होते हैं मोटेल लाइन बनाते हैं, एक नॉर्मल सेल डिवीजन करने के बाद 10 to 12 टाइम्स वो स्टॉप हो जाते हैं, जबकि कैंसर सेल मोटेल सेल बनाते हैं। टीलोमेरेज जो होता है एंजाइम की वजह से इसमें मल्टीपल सेल डिवीजन करते रहते हैं। यहाँ पे ये टीलोमेरेज एंजाइम की वजह से इनमें टीलोमेरेज एंजाइम, ये याद रखेंगे। चलिए तो हम आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वैसे लोगों को शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। इसमें समय निकाल के मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो उसको सपोर्ट भी होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से, इसकी उम्मीद है आप लोग से। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कैंसर कितने तरह के होते हैं। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टी अगर नॉर्मल सेल के पास होती है और कांटेक्ट इनहिबिशन टीलोमेरेज, तो वो ट्यूमर कॉज नहीं करता, कैंसर नहीं बनाता है। अगर दोनों प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है तो वो कैंसर कॉज कराएगा। तो आई होप स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे कि कितने तरह का आपका कैंसर देखने को मिलते हैं। वैसे तो हमारे बॉडी पार्ट में हर जगह कैंसर हो सकता है, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट में सेल पाया ही जाता है। आपके बोन्स में भी हो सकते हैं, मसल सेल में भी हो सकते हैं, आपकी एपिथेलियम टिश्यू में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल्स है, कैंसर के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर हैं उस पर हम लोग बात करेंगे कि जनरली कैंसर कितने तरह के देखने को मिलते, जनरली कितने तरह के देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कैंसर जो होते हैं ये आपको 3 तरह के देखने को मिलते हैं। जनरली आपके 3 तरह के कैंसर देखने को मिलते हैं। एक तरह कैंसर जिसे बोलते हैं हम लोग कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। दूसरा जो टाइप के कैंसर देखने को मिलते हैं इसे बोलते हैं हम लोग सार्कोमा, और तीसरे तरह के जो हम लोग कैंसर देखने को मिलते हैं इसे बोलते हैं हम लोग ल्यूकेमिया। तीसरे तरह के जो हमारा कैंसर होता है इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया में अंतर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्सिनोमा है ये जनरली एपिथेलियल टिश्यू कैंसर है, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं इन सेल्स के आउटर लेयर जो बाउंड्री बनाने का काम करता है, सबसे पहला लेयर बनाता है वो आपके एपिथेलियल टिश्यू ही होते हैं। तो जब एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर देखने को मिलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा। और जो कार्सिनोमा कैंसर होता है ज़्यादातर देखने को 85% पॉपुलेशन में जो कैंसर के जो हम लोग ये शिकायत मिलते हैं वो जनरली कार्सिनोमा ही होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 85% पॉपुलेशन में जनरली कार्सिनोमा देखने को मिलते हैं। अब कार्सिनोमा कैसे कैसे किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कैंसर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। कहीं भी अगर आपके ऑर्गन में एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो जाए तो उसे हम लोग कार्सिनोमा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, जैसे कि मान लीजिए एक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये आपके कार्सिनोमा हो गया। दूसरा जो टाइप्स हो गया, मान लीजिए स्किन कैंसर हो गया, स्किन के भी आउटर लेयर को हम लोग एपिथेलियल टिश्यू ही बोलते हैं, तो ये आपके कार्सिनोमा हो गए। जैसे मान लीजिए कि लंग कैंसर हो गया, तो ये भी आपके कार्सिनोमा में ही आते हैं। ठीक है, तो कार्सिनोमा क्या आता है, जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू में अगर सेल डिवीजन लगता है और ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, मेटास्टेसिस होने लगता है, तो उसे उन्हें बोलते हैं कार्सिनोमा। दूसरा आपका टाइप से इसे बोलते हैं सार्कोमा।
तो सार्कोमा क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चूंकि रिप्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं कि 3 तरह का जर्म लेयर होते हैं, 3 तरह के जर्म सेल होते हैं। एक को बोलते हैं इक्टोडर्म, मीजोडर्म और तीसरा इंडोडर्म। इन्हीं 3 तरह के आपके जर्म लेयर से आपके बॉडी में पूरे सेल्स, पूरे ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो भी ऑर्गन मीजोडर्म से डिराइव्ड होते हैं, ये कह सकते हैं कि वैसे ऑर्गन जिनका फॉर्मेशन मीजोडर्म लेयर से हुआ है, तो उसमें जनरली कैंसर जो देखने को मिलते हैं उसे हम लोग सार्कोमा बोलते हैं। तो लिख सकते हैं कि यहां पे कैंसर ऑफ मीजोडर्म डिराइव्ड ऑर्गन्स, वैसे ऑर्गन जिसमें मीजोडर्म से बने उसे हम लोग सार्कोमा बोलते हैं। जैसे कि आपका हो गया बोन कैंसर, बोन कैंसर का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, तो इसे हम लोग बोलते हैं सार्कोमा। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा कैंसर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होता है ये आपको ब्लड कैंसर को बोलते हैं। जब आपके व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन होने लगे, नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो ल्यूकेमिया कहलाता है। तो ये 3 तरह के आपके टाइप्स हो गए, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। चलिए, तो याद रखेंगे जनरल 3 ही तरह के कैंसर देखने को मिलते हैं, पहला कार्सिनोमा, सार्कोमा और तीसरा ल्यूकेमिया। तो अगर इस तरह का कोई पर्सन बोले कि उसको कैंसर हुआ है, तो सिर्फ कैंसर कह देने से नहीं होता है, उससे पहले पूछिए किस तरह कैंसर है, क्या उसे सार्कोमा है, क्या उसे ल्यूकेमिया है, या फिर उसे कार्सिनोमा है। किसी को किसी आप नाम नहीं दे सकते, किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कार्सिनोमा मतलब हुआ आपके एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर, आपको वही समझ जाना चाहिए कि अगर डॉक्टर ने अपने प्रिस्क्रिप्शन किया कि इस पर्सन को कार्सिनोमा, मतलब मान लेंगे कि वहां पे एपिथेलियल टिश्यू में उसको कैंसर है। अगर उसे सार्कोमा कह रहा है तो मतलब उसको बोन कैंसर है। अगर ल्यूकेमिया कह रहा है तो मतलब क्या, उसको ब्लड कैंसर है। तो ये 3 तरह के कैंसर हुए। एक एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर। अगर बोन कैंसर हो जाए तो उसे हम लोग सार्कोमा बोलते हैं। अगर ब्लड कैंसर हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। चलिए, तो अब हम लोग कैंसर के टाइप समझ गए। अब हम लोग जनरल देखेंगे कि कैंसर होते क्यों हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आपके नॉर्मल सेल के पास में प्रोटोऑन्कोजीन पाए जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन सेल के पास में एक जीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग सेलुलर ऑन्कोजीन्स या फिर प्रोटोऑन्कोजीन्स। याद रखेंगे कि जो आपके सेल होते हैं उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन। ये तो हम सभी जानते हैं, सेल में पढ़ भी चुके हैं। तो जो आपके जो सेल के अंदर जो जीन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तरह तरह के जीन होते हैं, अलग अलग तरह के जीन होते हैं। आपके स्किन कलर के लिए, हेयर कलर के लिए, आपके आई के कलर के लिए, आईज के कलर के लिए तरह तरह के जीन्स पाए जाते हैं। उसी तरह से एक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन। लेकिन ये जो जीन होता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है आपके बॉडी में। तो अगर किसी भी वजह से ये प्रोटोऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन अगर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे वो कैंसर कॉज कराता है। और ये प्रोटोऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये जो होता है किसी कार्सिनोजेन की वजह से होता है। अब तरह तरह के कार्सिनोजेन होते हैं जो हमारे बॉडी में कैंसर कॉज कराते हैं। आप कई बार सुने होंगे कि तंबाकू मत चबाइए, बीड़ी सिगरेट के इस्तेमाल मत कीजिए, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिए, यूवी रेडिएशन से दूर रहिए, इन सब चीज़ों से कैंसर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे के सारी चीज़ जो कि कैंसर कॉज कराते हैं, इस सबको हम लोग कार्सिनोजेन कहते हैं। तो कार्सिनोजेन की वजह से प्रोटोऑन्कोजीन जब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कैंसर। तो एक पॉइंट्स है छोटा सा, इसे हम लोग लिख लेंगे। आपके एनसीईआरटी में सबका चर्चा किया हुआ है, तो अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़े तो आपको सब समझ में आएगी। इसके बाद एक बार जरूर आप लाइन बाय लाइन इसे पढ़ ले, अगर अच्छा स्कोर करना है आपको नीट में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे कॉजेस ऑफ कैंसर। कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए, यहां तक वायरस भी आपके ऑन्कोजीन में क्या नाम है, कार्सिनोजेन में आता है। उसके पास भी आपको बैड
जीन होते हैं जो आपके बॉडी में इंजेक्ट करे, जिसकी वजह से प्रोटोन को जीन में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो है आपको कैंसर कॉज कराता है। तो यहां पे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन सेल हैव genes called cellular oncogene और प्रोटो ऑन्कोजीन। नॉर्मल ह्यूमन सेल के पास में जीन पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन। ये बात याद रखेंगे, नॉर्मल ह्यूमन सेल के पास में जो सेल जीन होता है उसे क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन। जब ये सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन किसमें कन्वर्ट हो जाए, ऑन्कोजीन में, यहां पे लिख सकते हैं कि ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारे बॉडी में होता है कि प्रोटो ऑन्कोजीन आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव, ये होता है हमारे बॉडी में लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्शन नहीं करता है, इनएक्टिव स्टेट, बट अंडर सर्टेन कंडीशन दैट इज म्यूटेशन। अगर मान लीजिए कि आपके जो जीन है वो जीन में किसी भी तरह का चेंजेस आ जाते हैं जिसे हम लोग म्यूटेशन भी बोलते हैं, तो म्यूटेशन की वजह से ये प्रोटो ऑन्कोजीन किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चा, ऑन्कोजीन में। तो लिख सकते हैं कि दैट इज म्यूटेशन कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक। ये म्यूटेशन की वजह से ये प्रोटो ऑन्कोजीन में भी ऑन्कोजेनिक में कन्वर्ट हो सकता है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। और ये म्यूटेशन किस वजह से होता है, तो म्यूटेशन जो होता है ये कार्सिनोजेन की वजह से होते हैं। तो ये अगर यहां पे हम समझें तो देखिए ये हो गए आपके नॉर्मल ह्यूमन सेल, इमेजिनेशन कीजिए ये हो गए आपके नॉर्मल ह्यूमन सेल। इस नॉर्मल ह्यूमन सेल के पास में क्या है बच्चा, इस नॉर्मल ह्यूमन सेल के पास, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन सेल के पास मान लीजिए कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे इसके जीन हैं, ठीक है। तो जीन में क्या है बच्चा, प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन नॉर्मली होते हैं लेकिन किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और अगर मान लीजिए उनमें म्यूटेशन हो जाए, उनके जीन में किसी भी तरह का चेंजेस हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ऑन्कोजीन में। और जब ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो ये कैंसर कॉज कराते हैं। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल में कार्सिनोजेन की वजह से, अब कार्सिनोजेन क्या होते हैं, जो कि कैंसर कॉज कराते हैं। तो कार्सिनोजेन की वजह से नॉर्मल ह्यूमन सेल में अगर ये कन्वर्ट होके मान लीजिए ये प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाए, ये प्रोटो ऑन्कोजीन में से आपके ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैंसर। ये एक कारण है आपके कैंसर होने का कि जब प्रोटो ऑन्कोजीन से ये आपके ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाए तो ये कैंसर कॉज कराता है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे बॉडी में जीन पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जब इनका कार्सिनोजेन के प्रेजेंस की वजह से म्यूटेशन हो जाता है तो ये कैंसर कॉज कराते हैं। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम जानेंगे कि ये जो म्यूटेशन हो रहा है जीन में कार्सिनोजेन की वजह से, ये कार्सिनोजेन क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कार्सिनोजेन वह होते हैं जो कि कैंसर कॉज कराने का काम कर सकते हैं, और कार्सिनोजेन कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट रहेगा कि कार्सिनोजेन कितने तरह के होते हैं।
अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं प्रयास करूँ इसके लिए छोटा सा एक और वीडियो लाऊं और ज़्यादा डिटेल में वीडियो ला सकूं। चलिए अब हम देखें कार्सिनोजेन क्या होते हैं। कार्सिनोजेन कितने तरह के होते हैं? तो कार्सिनोजेन क्या होते हैं? तो कह सकते हैं कि जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं उसे हम लोग कार्सिनोजेन कहते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट, जो भी एजेंट कैंसर कॉज कराते हैं उसे हम लोग कार्सिनोजेन कहते हैं। तो अब ये कार्सिनोजेन कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के जनरली आपके कार्सिनोजेन देखने को मिलते हैं। एक पहला आपका फिजिकल, दूसरा केमिकल और तीसरा बायोलॉजिकल। पहला जो कार्सिनोजेन है वो है फिजिकल, दूसरा जो कार्सिनोजेन है वो हो सकता है आपका केमिकल, और तीसरा जो आपके कार्सिनोजेन है वो है बायोलॉजिकल। तो 3 तरह के आपके कार्सिनोजेन देखने को मिलते हैं। जो आपके फिजिकल कार्सिनोजेन होते हैं ये ऐसे कार्सिनोजेन होते हैं जो कि फिजिकली आपके बॉडी में स्ट्रॉन्ग रेज हो सकते हैं, जो कि फिजिकली आपके बॉडी में इंटर करते हैं और आपके जो जीन में होते हैं म्यूटेशन करा सकते हैं। तो इसमें जनरली हम लोग को रेज देखने को मिलते हैं। 2 तरह के रेज देखने को मिल सकते हैं, एक आयोनाइजिंग, दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेज। इसका चर्चा आपके एनसीईआरटी में किया हुआ है। तो आप एनसीईआरटी लेके बैठे होंगे तो आपको देखिए उसमें कि कितने तरह के कार्सिनोजेन दिया हुआ है। तो 2 तरह का फिजिकल में आता है, एक पहला आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। पहला आपका आयोनाइजिंग रेज और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, तो जो आपके आयोनाइजिंग रेज हो गए इसमें हो जाएंगे आपके एक्सरेज और गामा रेज। ये 2 तरह के जो रेज हैं आपके आयोनाइजिंग रेज हैं। जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेज में देखिए तो इसमें अल्ट्रा वायलेंट रेज, नाम जनरली नाम सुने होंगे आप लोग यूवी रेज के बारे में, जो कि आपको कैंसर कॉज कराते हैं, यानी कार्सिनोजेन के तौर पे काम कर। अल्ट्रा वायलेंट रेज सुने होंगे कि जो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, तो इस ओजोन लेयर डिप्रेशन की वजह से जो आपकी यूवी रेज बहुत ज्यादा हमारे अर्थ सरफेस पे आ रहे हैं और ये जनरली कैंसर कॉज करा रहे हैं, कार्सिनोजेन के तौर पे काम करते हैं और कैंसर कॉज कराते हैं। तो इससे थोड़ा बचने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा है आपका केमिकल। केमिकल में क्या सकते हैं बच्चा? तो केमिकल में जनरली हम लोग जो टबैको यूज करते हैं, टबैको जो है वो कैंसर कॉज कराते हैं। अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ये सारे जो हैं आपके कार्सिनोजेन। जब भी इस तरह का आप लोग देखे होंगे, जब भी इस तरह का बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू लेते हैं तो उसके पीछे डब्बे पे चेतावनी लिखा रहता है, इट मे कॉज कैंसर। ये चेतावनी में लिखा रहता है, ये डेंजरस हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जो आपके जो भी टबैको वगैरह होते हैं, बीड़ी सिगरेट होते हैं, ये आपके केमिकल कार्सिनोजेन में आते हैं। तो दूसरा जो है आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं केमिकल में, जैसे कि सिगरेट, जैसे सिगरेट हो गया, टबैको हो गया, स्मोक हो गया, ये सारे के सारे जो हैं आपके केमिकल कार्सिनोजेन में आते हैं। और तीसरा जो है आपके बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन है। तो बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरस हो सकते हैं। जो वायरसेस देखने को मिलते हैं ये भी आपको कैंसर कॉज कराते हैं, है ना। तो ये जो है आपके बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन में आते हैं। तो 3 तरह के आपके जो हैं कार्सिनोजेन हो गए, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। देखिए सबसे पहले बात ये है कि अगर हम लोग को टाइमली पता लग जाता है इसके बारे में कि पर्सन को कैंसर हुआ है, तो हम लोग उसका समय से पहले उपचार कर लेते हैं, जिसपे उस पर निजात पा लेते हैं। अगर हम लोग टाइमली इसका डायग्नोसिस नहीं कर पाते, पता नहीं लगा पाते हैं, तो वो ट्यूमर जब कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है फिर आपके लिए मोर डेंजरस हो सकता है। तो इसका टाइमली जो है आपको
डायग्नोसिस जरूरी है ताकि इस टाइमली ट्रीटमेंट हो सके। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। कॉपी में इसका नोट डाउन करते चलेंगे ताकि इस रिवाइज करने में आसान हो जाए। तो अगर 3 तरह के अगर कार्सिनोजेन पे क्वेश्चन आए तो आप लोग याद रखेंगे, जो भी कैंसर कॉजिंग एजेंट है उसे हम लोग कार्सिनोजेन बोलते हैं। और 3 तरह के होते हैं देखने को मिलते हैं, फिजिकल, केमिकल और आपके बायोलॉजिकल। फिजिकल में आपके रेज आ गए और केमिकल में टबैको, सिगरेट, स्मोक, और बायोलॉजिकल में जनरली ऑन्कोजेनिक वायरस देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस जो है ये अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो कैंसर का डायग्नोसिस जो है हम लोग 3-4 तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सीटी स्कैन करा सकते हैं उस पार्ट का जहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है। एमआरआई करा सकते हैं ज़्यादा क्लियरेंस के लिए। शुरुआत में हम लोग रेडियोग्राफी, एक्सरेज भी करा के देख लेते हैं। और इसके साथ साथ जिस पार्ट का ट्यूमर्स का हम लोग कट करते हैं, मान लीजिए कि हमारे बॉडी में कहीं भी ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन, इस तरह का गांठ या नोड बना हुआ है, तो सबसे पहले हम उसको कहते हैं कि ये ट्यूमर जो है बहुत हैवी हो गया है या बहुत वियर्ड लग रहा है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इसका सर्जरी करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन करने में रिस्क ये है कि ये ऑपरेशन के बाद में भी ये कैंसरस में कन्वर्ट हो जाए। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये सेल में कैंसर हो सकता है कि नहीं, कार्सिनोजेन है या नहीं है। तो जैसे ही ट्यूमर सेल को कट करते हैं, है ना, ऑक्सीजन दिया जाता है, तो ऑक्सीजन देने के बाद जो है फिर उसको बायोप्सी के लिए हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं लैब में। उसके सेल्स को जो ट्यूमर वाला पार्ट है उसको कट करके छोटे छोटे स्लाइस में कट करके उसको अच्छे से डाई करके फिर उसको माइक्रोस्कोप पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर कंटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी है भी नहीं है, या कहीं वो उसके अंदर कार्सिनोजेन तो नहीं है। तो हम लोग पहले से इंश्योर हो जाते हैं कि ये जहाँ पे इंसिजन हुआ है, सर्जरी हुआ है, में भी कैंसर वहाँ पे कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे बायोप्सी टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं कि कैंसर है या फिर नहीं है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं कि जहाँ भी ट्यूमर्स को कट करते हैं वहाँ पे हम लोग सबसे पहले बायोप्सी करा के देख लेते हैं। और बायोप्सी क्या होते हैं, तो उस कैंसरस पार्ट को या उस ट्यूमर वाले पार्ट को कट करते हैं और कट करके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहने मतलब क्या है कि उसके टिश्यू के अंदर किसी भी तरह के पैथोलॉजी है तो उसको पहले ही हम लोग जांच करके इंश्योर हो जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन बहुत ही जरूरी होता है कैंसर के लिए। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन या इसे हम लोग बायोप्सी भी कहते हैं। दूसरा चीज हम लोग करा सकते हैं डायग्नोसिस में, वो है आपका एक्सरेज। एक्सरेज समझते हैं, जनरली रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरेज। लेकिन ये ज्यादा क्लियरेंस नहीं है, ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो कई बार कैंसर केस में एक्सरे से परहेज ही किया जाता है क्योंकि ये खुद ही एक कार्सिनोजेन है। नेक्स्ट जो हम लोग टेस्ट करा सकते हैं वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी ये 2D एग्जामिनेशन है, सॉरी, ये जो आपका सीटी स्कैन जो है ये 2D एग्जामिनेशन है। और जो तीसरा है ये आपका हो गया एमआरआई, ये उससे ज्यादा बेटर है, ये 3D एग्जामिनेशन है और इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के इस्तेमाल करते हैं। एमआरआई स्कैन यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसमें आप सीटी स्कैन में कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं और ये जो है आपका 2D एग्जामिनेशन होता है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल, जबकि एमआरआई में जो है हम लोग मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा रिलायबल है। तो पहले हम लोग जो सीटी स्कैन करा के देख लेते हैं, फिर मोर क्लियरेंस के लिए हम लोग एमआरआई करा के पेशेंट का डायग्नोसिस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। तो ये आपके डायग्नोसिस में हो गए बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफी, एक्सरेज करा सकते हैं, अगर ट्यूमर केस है तो सीटी स्कैन करा सकते हैं और ज़्यादा क्लियरेंस के लिए आपको एमआरआई भी
करा सकते हैं। तो ये डायग्नोसिस है, आपको टाइमली डायग्नोसिस कराना जरूरी होता है। अगर जैसे भी हमारे बॉडी में इस तरह कुछ सिम्टम्स है तो डॉक्टर से मिलें और फिर जाके इसका प्रॉपर डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस जब हो जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट भी समय से पहले हो जाते हैं, जिससे मरीज ठीक हो जाता है, वरना इसका बहुत ही वर्स इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे। चलिए हम पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो हम लोग अलग अलग तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये पता कर पहले होना चाहिए कि कौन से स्टेज का कैंसर है, उस हिसाब से हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो क्या करते हैं कि जो अभी आपके ट्यूमर सेल होते हैं उसको इनिशियल जब स्टेज में रहता है तो उसको हम लोग सर्जरी करते हैं। लेकिन सर्जरी में हाई रिस्क ये है कि वो फिर से एक्सेस अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन करने लगेगा और हो सकता है उसका प्रोलिफरेशन होने के बाद वो बेनिग्नाइन से मैलिग्नेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये मोर डेंजरस कंडीशन हो सकता है। तो अगर हम लोग सर्जरी भी करते हैं तो फिर उसके जो भी टिश्यू कट करते हैं, ये ट्यूमर कट करते हैं, अभी आपको बताया डायग्नोसिस में उसके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। तो ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग सर्जरी कर सकते हैं ऑपरेशन के माध्यम से। सर्जरी जो है ये इसमें करते क्या, सर्जरी में जो भी आपके सेल होते हैं उसको इंसिस्ट करके कट करके हटा देते हैं। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कीमोथेरेपी कर सकते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है कि केमिकली हम लोग उस ट्यूमर सेल को डिजेनरेट करने का काम करते हैं। यानी इसमें कुछ हम लोग जो है मेडिसिन देते हैं जो कि उस ट्यूमर सेल को किल करने का काम करता है। तो लिख सकते हैं कि ड्रग्स, इसमें हम लोग जनरली पेशेंट को ड्रग्स देते हैं जो कि उस ट्यूमर सेल को किल करता है। ड्रग्स विच किल द फास्ट ग्रोइंग सेल। जो भी फास्ट ग्रोइंग सेल है उसे वो मेडिसिन जो है ड्रग्स है उसे वो किल कर देता है। इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके साइड इफेक्ट में आपके जो है हेयर लॉस देखने को मिलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन देख सकते हैं। साइड इफेक्ट इसका मोर डेंजरस होता है। इसमें हेयर फॉलिकल्स का लॉस देख सकते हैं, हेयर फॉलिकल्स का लॉस हो सकता है। बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है। जो भी आपके बोन मैरो जो ब्लड का फॉर्मेशन कर सकता है उसमें डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन का मतलब क्या कि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, ब्लड की कमी भी हो सकती है आपके बॉडी में। तो ये कीमोथेरेपी का एक आपका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला है रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, जिसमें हम लोग गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को। रेडिएशन थेरेपी में हम लोग जनरली गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं, गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। और अगला जो है हम लोग कर सकते हैं इम्यून थेरेपी दे सकते हैं। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आपको थेरेपी दे सकते हैं। इम्यून थेरेपी देने के लिए हम लोग बहुत सारा जो है इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्फा इंटरफेरॉन्स का। तो इस तरह से इसका हम लोग ट्रीटमेंट, सफल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग पेशेंट को सबसे पहले जो है अगर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, सीटी स्कैन, एक्सरेज, एमआरआई, इन सब डायग्नोस्टिक टेस्ट को करा के सबसे पहले कंफर्म हो लेते हैं कि वहाँ पे ट्यूमर है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। अब अगर सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेज में सबसे पहले हम लोग सर्जरी करते हैं उस स्पेशल पार्ट को जहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ सेल या ट्यूमर का फॉर्मेशन हो, उसे इंसिस कट करके हटा देते हैं। फिर उसे बायोप्सी पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं लैब में। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, केमोथेरेपी, यानी इसमें हम लोग पेशेंट को मेडिसिन देते हैं जो है ना केमिकली मॉडिफाइड मेडिसिन होते हैं जो कि फास्ट ग्रोइंग सेल को जो है, जो भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं उसको वो किल कर देता है। ये एक्चुअली में ड्रग्स होते हैं।
इसके साइड इफेक्ट क्या कह सकते हैं, तो हेयर फॉलिकल्स देखते हैं जनरली कैंसर के पेशेंट को, जो बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं, बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकता है, एनीमिया तक हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी में हम लोग अल्फा रेज के इस्तेमाल, गामा रेज के इस्तेमाल करते हैं, और रेडिएशन थेरेपी में लोग गामा रेज देते हैं पेशेंट को, और वो जो कैंसर वाले सेल होते हैं या ट्यूमर होते हैं उसे बर्न कर देते हैं। इम्यून थेरेपी में लोग अल्फा इंटरफेरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग आज क्या क्या सीखे बच्चा, आज हम लोग सीखे कैंसर किसे कहते हैं, और इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, कैंसर कैसे कॉज होते हैं, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में मेन डिफरेंस क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को भी आज हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है एलर्जी का, वो कंप्लीट करके हम लोग अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर इस चैप्टर से संबंधित किसी को भी कोई डाउट्स है, कोई समस्या है किसी पॉइंट को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा। और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे लोगों को जो कि सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में बायोलॉजी सीखनी है, वो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।